आज मैं क्लास चालू करने से पहले ये बहुत सीरियसली बोलना चाहता हूँ कि अमन ने मुझे अपना फ़ोन बेचा था 10,000 रुपये का और अभी वापस ले रहे हैं और मैं इसको वापस नहीं करूँगा। कुछ भी कर लीजिए, मैंने इसको ख़रीद लिया और अब मैं वापस नहीं करूँगा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, आप रोइए गाइए, मेरे पैर पड़िए, कुछ भी करिए, मैं ये फ़ोन वापस नहीं करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ कि कैसी दिक्कत चल रही है। कुछ तो डर लगा होगा थोड़ा, जितनी मेहनत से आपने इकट्ठा करके पैसे से। लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मैं ऐसी बात कहता हूँ जो फ़ोन के बारे में है तो अंदर से हवाइयाँ उड़ जाती हैं। और जब मैं कहता हूँ कि हम सब मरने वाले हैं तब लगता है कोई बाहर की बात हो रही है, किसी और आदमी की बात हो रही है, किसी और दुनिया की बात हो रही है। नहीं, वो रियलिटी जिसकी कृष्णमूर्ति या तो बुद्ध जैसे लोग बात करते हैं वो दिखती क्यों नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दिखना चाहिए। डेथ का जो प्रोसेस है वो ही प्रोसेस, सेम प्रोसेस इस मोबाइल फ़ोन के गायब होने में भी है। आपकी जेब में से अचानक ये फ़ोन कहीं गिर जाए और आप परेशान हो, वो जो परेशानी है वो वही परेशानी है जो डेथ की परेशानी है। और जब तक आप इस चीज़ के लिए क्वेश्चन नहीं पूछेंगे अपने आप से, आखिर ये दुनिया ऐसी क्यों है, आखिर ये मिज़री क्यों है, तब तक ये मिज़री के प्रति आपका कोई अप्रोच ही नहीं रहेगा। बहुत पुरानी कहानी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत ही पुरानी कहानी, दो लोगों के बीच की है। एक ऐसा आदमी जो साधु था, एनलाइटन था, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, और एक आदमी जो बहुत डेस्परेटली एनलाइटन होना चाहता था। जानते कौन? विश्वामित्र। कहानी ये है कि विश्वामित्र राजा थे और वशिष्ठ एक साधु थे। कहानी ये है कि जब कोई तपस्या करता है और कोई एनलाइटन हो जाता है तो उसके पास ढेर सारी पावर्स आ जाती हैं, चमत्कारी पावर्स आ जाती हैं। कहते हैं या छठा चक्र यहाँ होता है और सातवां चक्र यहाँ होता है। इन दोनों चक्रों के बीच में कहीं यहाँ पर एक ऐसी पावर मिलती है जो कामधेनु जैसे टाइप की होती है। कामधेनु मतलब एक ऐसी गाय या ऐसी कोई ताकत जिसके ज़रिए आप कुछ भी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, किसी की भी। मैं बचपन में था तो मैंने देखा था, एक टीवी में सीरियल भी आया था इसके ऊपर। तो विश्वामित्र आए अपने सैनिकों के साथ उनके आश्रम में गिने चुने 4, 5, 10 लोग रहे होंगे और उनकी तो सेना आई थी। तो इधर से उन्होंने बोला कि हम एक रात रुकना चाहते हैं। पता नहीं राजा लोग एक रात क्यों रुकना चाहते थे वहाँ पे, बट कहानी है तो हम लोगों को सुनना पड़ेगा। नहीं रुके तो खाने पीने का हिसाब किताब वशिष्ठ मुनि ने उनका सबका खाने का इंतजाम कर दिया। हज़ारों सैनिक का खाना पीने का। उन्होंने पूछा कैसे किया? तो दिखाया कि कामधेनु गाय हमारे पास है और वो जो भी आप चाहिए, जितना भी चाहिए वो सब कुछ देती है। टीवी में दिखा रहे थे, चमत्कारी तरीके से खाना निकल के आ रहा था। पता नहीं, राजा की नज़र पड़ गई उस गाय पर। उसने कहा ये गाय तो मुझे चाहिए। विश्वामित्र को गाय चाहिए थी। वशिष्ठ ने कहा ठीक है, गाय मिल जाती है, लेकिन ये गाय केवल दी जाती है, गिफ्ट के फॉर्म में, ली नहीं जाती। ये जो मिस्टिकल पावर्स होती हैं ये केवल गिफ्ट के फॉर्म में दी जाती है। कोई ले नहीं सकता उनको, कोई छीन नहीं सकता, कोई कितना भी चाहे। राजा थे, बोलते तुम्हारी हिम्मत। सैनिकों को भेजा, लेकिन वो गाय बिलोंग करती थी वशिष्ठ को। अब राजा के पास तो सैनिक थे, लड़ाई करना शुरू कर दिया उन्होंने। बोला ये गाय मुझे चाहिए, और वो इच्छा पूर्ति करने वाली गाय थी। वशिष्ठ गाय की मदद से ढेर सारे सैनिक पैदा कर दिए। लड़ाइयाँ हुई, विश्वामित्र हार गए। विश्वामित्र ने बोला बताओ मुझे कैसे मिलेगी मुझे गाय? तो उन्होंने कहा इसको तो खाली ऋषि ही पा सकते हैं। तब कहते हैं विश्वामित्र ने सब राजपाट छोड़ दिया और ऋषि बनने चले गए। अच्छी लगती होगी कहानी ना? फिर काफ़ी साल तक तपस्या की। कहते हैं कुछ थोड़ा बहुत तपस्या करने से कुछ फल वल मिले उनको, लेकिन गाय नहीं मिल रही।
एक टाइम के बाद कहानी आगे ऐसे बताते हैं कि उनके पास बहुत शक्तियाँ आ गई तपस्या करने से, लेकिन उनको गाय नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो गाय केवल ब्रह्म ऋषि को दी जाती है। और जो विश्वामित्र थे वो केवल राज ऋषि थे। अलग अलग शायद लेवल्स होते होंगे। राज ऋषि मतलब जो राजमहल वगैरह में ऋषिज़ होते हैं जो काउंसिल करते हैं वो, और ब्रह्म ऋषि मतलब कोई ऐसा जो रियलिटी को जानता हो। तो जो कामधेनु गाय है वो तो केवल ब्रह्म ऋषि के लिए है और राज ऋषि के लिए नहीं है नहीं। ये कहानी, आगे की जो कहानी बता रहा हूँ, ये उस टीवी सीरियल में या बुक्स पे शायद नहीं था। उसमें आ गए वो देखने के लिए कि कैसे मैं छीन सकता हूँ इनसे। चुराने का प्लान किया उन्होंने, या तो किडनैप करने का प्लान किया उस गाय को। तब तक से देखा तो वहीं पर आश्रम के बाहर वशिष्ठ के बच्चे खेल रहे थे। उनके 2-3 लड़के होंगे, छोटे होंगे, और ये गए। लोगों से पूछा उन्होंने पहले कि कौन होते हैं ये जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, वो कौन होते हैं। लोगों ने बताया होगा कि ब्रह्म ऋषि ऐसा होता है जो डिस्टर्ब नहीं होता, किसी भी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होता। ये तो सिम्टम ही होगा, बिकॉज अंदर से क्या है ब्रह्म ऋषि तो कोई जानता नहीं है। तो उसको लगा कि आदमी कब डिस्टर्ब नहीं होगा, जब अल्टीमेटली हम कभी ना कभी तो डिस्टर्ब होते हैं। कोई ना कोई जो चीज़ तो है जो उनको डिस्टर्ब कर सकती है। तो उनके बच्चे खेल रहे थे, वो गए, बच्चों को मार डाला, एक बोरी में भर कर उनके घर के सामने लटका दिया, और बाहर छुप कर देख रहे थे कि देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होगा। ऋषि ने देखा अपने बच्चों को, अंदर गए, अपनी वाइफ से कुछ बात कर रहे थे वो शांत तरीके से। कहानी आप चाहे इसको मानिए चाहे मत, बट कहानी अपने आप में कुछ बताती है। और थोड़े दुखी से हो गए, बोलते हैं बताओ बेचारा विश्वामित्र कितना कोशिश कर रहा है उसको, बट वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन पा रहा है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बन नहीं पा रहा है वो। उनके बच्चे मर गए हैं और वो किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जिसने उनके बच्चों को मारा है उनको मालूम पड़ गया कि मेरे बच्चों को उसने मारा है। अब ये चीज़ जब सुना उन्होंने तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा, विश्वामित्र की आंखों से, कि मैं तो इनके बच्चों को मार के इनको परेशान करना चाहता हूँ और इनको मेरी चिंता है कि मैं तपस्या में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। आंसू निकलने लगे उनके, गिल्ट के मारे भी कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, इनके बच्चों को मार डाला, जो बेचारे निर्दोष थे, कोई गलत नहीं किया था उन्होंने। कहते हैं वो जब आंसू निकल रहे थे ना तो उसमें उनका सेल्फ डिज़ोल्व हो गया। उस समय उनको ऐसा हो गया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रायश्चित होने लगा उनको, वो ब्रह्म ऋषि बन गए। जब उनको कुछ नहीं चाहिए था तब वो ब्रह्म ऋषि बन गए। कुछ नहीं चाहिए था का मतलब ये नहीं है कि तुम अब तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब त्याग दो या मुझे अब से कुछ नहीं चाहिए। मैं खाली एक सिचुएशन इमेजिन कर रहा था आज आपको लेकर के, मुझको लेकर के। अभी अनिल उसमें आए नहीं हैं। हम लोग के पास तो स्मार्टफ़ोन है हम सबके पास, और हर 5 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद हमको मन करता है कि स्मार्टफ़ोन खोल कर देख लें। तो उस बंदे के बारे में थोड़ा इमेजिन करिए जो अभी मरने वाला है। जैसे अगर मान लीजिए मैं मरने वाला हूँ और मेरे पास एक स्मार्टफ़ोन है जिसमें 4G पैक भरा हुआ है, अनलिमिटेड डाटा, 4G की स्पीड बहुत हाई स्पीड है और चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ और मैं देखते देखते मर गया, हार्ट अटैक आ गया या कुछ हो गया। उस मरे हुए आदमी की जिसकी लास्ट इच्छा ये थी कि मैं किसी तरह से देख लूँ कि मेरा लास्ट मैसेज कौन सा आया है, कौन सा वीडियो चल रहा था उसमें, कौन सा जोक आया है, वो देखते देखते मर गया। आसपास के लोगों का जो होगा वो तो अलग कहानी है। कुछ लोगों में सोचेंगे चलो अच्छा एक स्मार्टफोन छोड़ के गया बुड्ढा बट उस आदमी के बारे में इमेजिन करिए जिसकी एनर्जी हर 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद, अब तो ऐसा हो गया है कि ज़ॉम्बी हो गया है वो इंसान। ज़ॉम्बी समझते हैं ना, डेड बॉडी, आसपास कुछ नहीं दिखता। आज मैंने वीडियो देखा है कि नरेंद्र भाई मोदी ने कंपलसरी कर दिया है कि उनकी मीटिंग्स में कोई भी मोबाइल फ़ोन नहीं लेके आएगा। बोल रहे थे वीडियो में, बोलते हैं सब लोग ऐसे करते रहते हैं हर जगह 24 घंटे। जिसके भी पास मोबाइल है, हम एक पूरे नए एरा में पहुंच रहे हैं, मोबाइल एरा में। बट उसका जो प्राइस है पता है क्या हम दे रहे हैं?
हम और ऑटोमेटिक होते जा रहे हैं। ये जो एनलाइटनमेंट जैसी चीज़ है या रियलिटी जैसी चीज़ है, ये केवल गिफ्ट में दी जाती है, लेकिन किसको? जिसको बहुत गहरा परसेप्शन होता हो। गहरा परसेप्शन मतलब ऐसा कोई इंसान जो देखे और लाइफ की मिजरी को देख करके उसके मन में क्वेश्चन उठे कि यार सही में ऐसे ही है, ऐसे ही रहेगा क्या? उसके लिए ये नहीं है कि अरे यार ये फ़ोन ख़राब है, वो फ़ोन अच्छा है, वो ले लूँ। उसको ये पता होना चाहिए, दिखना चाहिए कि कितना भी अच्छा फ़ोन हो वो टूटने वाला है, ख़राब होने वाला है, खोने वाला है। वो जो बंदा जिसको यूज़ करने वाला, फ़ोन यूज़ करने वाला बंदा है, वो टूटने वाला है, मरने वाला है, ख़राब होने वाला है। और उसके लिए क्वेश्चन मार्क ठीक वैसे उठना चाहिए जैसे मैं आपका फ़ोन नहीं देने वाला हूँ आज मैं बता दे रहा हूँ साफ साफ। कुछ भी कर लीजिए। खैर मैं आपका पापा नहीं हूँ, अगर मैं आपका पापा होता तो आपको ज़्यादा परेशान कर पाता, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल होता। आपको पता है सर मजाक कर रहे हैं, दे देंगे, लेकिन आप हंस रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो इमोशंस हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हमको जब डिस्टर्ब कर सकती है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क उठना होगा। और जब उस क्वेश्चन मार्क के पर्सपेक्टिव में, उसके परिप्रेक्ष्य में हम बुद्धा को समझेंगे या पीटर थिल को समझेंगे, तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ बातें जान लेने का है ही नहीं कि सेल्स कैसे होता है, बिज़नेस कैसे स्टार्टअप किया जाता है, या गौतम बुद्ध ने क्या बातें की, कैसे आंख बंद करके कैसे ब्रीदिंग किया जाता है। ये इसका क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ये है कि क्या ये इस दुनिया को देख करके आप डिस्गस्टेड होते हैं? इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो डिस्गस्टिंग है, तो हम उस डिस्गस्ट को अलग हटा करके, नाक बंद करके साइड में कुछ और करते हैं। अगर ऐसा है, इसका मतलब ये है कि हम अभी भी डिस्गस्टेड नहीं हैं। जब डिस्गस्टेड होंगे तो कल पता है क्या हुआ था? जब आप लोग चले गए यहाँ से, मुझे भी बदबू आ रही थी, वो कहीं से बदबू आ रही थी ना घर में से कल। तो फिर मैंने देखा किचन के बाहर एक छोटा सा जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा, हम लोग, आप लोग भी कभी कभी पानी साफ़ करके डालते हैं नीचे। उसमें बहुत टाइम का, शायद 2-3 महीने का पानी इकट्ठा हुआ हो और गंदगी थी। मैंने हटाया तो इतनी तेज़ बदबू आ रही थी, तो रिम्पी ने कहा कि कल आंटी आएंगी तो साफ़ कर देंगी। बट आई वॉज फीलिंग वेरी डिस्गस्टेड एट दैट टाइम। मैंने तुरंत एक पॉलीथीन ली, हाथ में बांधा और उसमें से पूरा कचरा निकाला। बदबू आ रही थी, उस कचरे को जाकर फेंका, उसको साफ़ किया। उसके बाद कम से कम 2 बाल्टी पानी भर के मैंने उसमें डाला। तो उसके भी कुछ देर बाद तक मुझे लग रहा था कि बदबू आ रही है। फिर जाके हाथ धोया, फिर दोबारा हाथ धोया, फिर खाना खाने के पहले एक बार हाथ धोया। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर रियली डिस्गस्टेड, मैं एक नया प्रैक्टिस चालू करना चाहता हूँ हम लोग के साथ, कि हम अगर हफ्ते में एक बार नहीं तो कम से कम रोज़ एक बार नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार, एक दिन के लिए मोबाइल फ़ोन ना यूज़ करें। मैंने कहा ना आपके पास तो है ही नहीं फ़ोन, तो आप तो आराम से उस प्रैक्टिस में। बट हम लोग क्यों, मैं खाली मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम आराम से बैठें। अगर कोई बुक है, सीरियसली कोई बुक ऐसी है जो हमको लग रहा है कि बहुत टाइम से हम इसको पढ़ेंगे, उसको इत्मीनान से पढ़ें। अगर हमको लगता है कि हम कुछ समझे हैं तो हम उसको शेयर करें, अदरवाइज़ शांत बैठे रहें। ये शांत बैठने के लिए एनर्जी तभी इकट्ठी होगी जब हम देखेंगे कि हमारा परसेप्शन, जो हम आँख से देखते हैं ना, आज आसपास जो भी देखते हैं, वो बहुत अधूरा है, कुछ दिखता ही नहीं है। से मान लीजिए मेरी आंखें बंद कर दीजिए आप और बोलिए सर चलिए रास्ते पर, और नीचे सीढ़ी और मेरे पैर में गिर जाऊं, ठीक वही हालत है अभी भी। क्योंकि अभी हमको दिख रहा है सर मेरी ज़िंदगी में नौकरी है, चाकरी है, रुपए पैसे, एन्जॉयमेंट है, वो डेथ तो बाद में आएगी, बट डेथ अभी और यहीं है। और मैं अभी और यहीं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज हमारे पास सोल्यूशन भी है। अगर सोल्यूशन नहीं होता तो मैं आपको ज़बरदस्ती डिप्रेशन में डालता नहीं। मैं फिर से उसको पढ़ रहा था, पावर ऑफ नाउ को, इकहर्ट टोल की जो किताब है। बोल रहे थे कि मुझे डिस्कस्ट होने लगा कि दुनिया इतनी गंदी क्यों है, इतना ख़राब क्यों है, इतना दुख क्यों है दुनिया में। बोलते आई वॉन्टेड टू किल माई सेल्फ। अनलेस यू, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर्टिफिशियली फील इट। मैंने कह रहा हूँ कि फील करिए। कोई भी चीज़ आप आर्टिफिशियली फील कर ही नहीं सकते दुनिया में। कोई भी चीज़, अगर आपको किसी चीज़ से प्यार है, मुझे नहीं है, तो मैं फील नहीं कर सकता उसको। अगर मुझे किसी चीज़ से डिस्कस्ट है और आपको नहीं है, तो मैं आपको फील नहीं करा सकता। लेकिन जब कोई चीज़ मुझे जैसी दिख रही है, जब आपको भी ठीक वैसी दिखाई देगी। बहुत बार ऐसा होता है, आपने मुझे
एकदम नया लाइट पे दिखाया। मैं रिम्पी से लड़ाई कर रहा था कि लिनोवो का कैमरा अच्छा है, ये है वो है। तब मैं दोपहर को आया तो भैया से पूछा यार इसका कैमरा, बोलते हैं सर सैमसंग का और सोनी का तो कैमरा बेस्ट होता है। और मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। मुझे लगा जब कैमरा का ही फ़ोन ख़रीदना है तो हम क्यों इधर कुछ और ख़रीदें। तो जब आपने मुझे कुछ दिखाया और मैं देखने लगा, उस डिस्गस्ट को, जिस डिस्गस्ट की बात कृष्णमूर्ति कर रहे हैं, बुद्ध कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एनलाइटन हुए हैं, उस डिस्गस्ट को देखने के लिए आपको शांति से कुछ देर के लिए बैठना होगा। रोज़ 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। अभी तो फ़िलहाल हम बैठ रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए बिना बात किए बैठना होगा।